अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हमारे कोर्स का सेकंड डे है। आज हम जो है इसमें फर्दर टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सबको कल का लेक्चर समझ आया होगा। उसी की बेसिस पे आज हम अपना सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसी तरह आपको कोई भी क्वेरीज हुई तो लास्ट में आपको 5 to 10 मिनट्स दिए जाएंगे। उसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, मैसेज के फॉर्म में भी और माइक ओपन करके भी। आज हमारा जैसे कि सेकंड डे है और इस सेकंड डे में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ काउंसलर। हम देखेंगे कि एक काउंसलर का काउंसलिंग प्रोसेस में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर काउंसलिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं और फिर काउंसलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हम स्टार्ट लेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ काउंसलर। कुछ हमारे पास इम्पॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं काउंसलर की, जो काउंसलर को हर हाल में परफॉर्म करनी होती हैं। अगर काउंसलर अपने वो रोल्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं देंगे तो हमारा जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो कभी भी अफेक्टिव नहीं हो सकेगा। तो इसलिए काउंसलर को चाहिए कि वो अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से लेके चले, और इसलिए हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि हमारे बीइंग अ काउंसलर क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होता है टू गेट द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ काउंसलर। ठीक है, ये सबसे असेंशियल रोल है। ठीक है, कि सबसे पहले जब आपके पास आपके काउंसलिंग सेंटर में एक इंडिविजुअल, एक काउंसली आया है तो आप उसका कॉन्फिडेंस और उसका ट्रस्ट गेन करें। अब इसका क्या मतलब होता है कि काउंसलर जो है उसको अपने काउंसली के साथ जेन्युइन होना चाहिए, और काउंसलर जो होता है उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने काउंसली के साथ ट्रस्ट को बिल्ड करे थ्रू रैपो बिल्डिंग। जो रैपो बिल्डिंग होती है उसके थ्रू हम जो है वो अपने काउंसली का जो ट्रस्ट है उसको गेन कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक काउंसलर का रोल भी है और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो ट्रस्ट काउंसलिंग का गेन करे। ठीक है, अपनी जो उसके पर्सनैलिटी हैं, जो उसके वर्ड्स हैं और जो उसके एक्शन और वर्ड्स के दरमियान में मैच है, यानी कि जो वो बोल रहा है वो उसी तरह एक्ट कर रहा है। तो इस तरीके के थ्रू जो है और एम्पैथी के थ्रू अपने काउंसली का ट्रस्ट और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो गेन कर सकता है। अब यहाँ पे हमने एक बात समझनी है कि हमने कभी भी अपने काउंसलिंग के प्रोसेस में डिसेप्शन या डिसीव का वर्ड यूज़ नहीं करना। हमने कभी भी ये बात नहीं कहनी बीइंग अ काउंसलर कि हमारे काउंसलिंग ने हमें डिसीव किया है या उन्होंने डिसेप्शन यूज़ किया। समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट होते हैं वो हमसे इंटेंशनल झूठ नहीं बोल रहे होते। ठीक है, वो किसी अटेंशन के थ्रू या जानबूझ के हमारे साथ झूठ या हमें कोई गलत बयानी नहीं कर रहे होते। वो समटाइम्स इसलिए कर रहे होते हैं कि वो अपने काउंसलर के सामने जो है अपने इम्प्रेशन को, एक अपनी अच्छी पर्सनैलिटी को मेंटेन रख सकें। और हमारे पास कभी कभी काउंसली जो होते हैं वो हमें डिसीव इसलिए कर रहे होते हैं, हमारे साथ गलत बयानी इसलिए कर रहे होते हैं, हमें सही बात इसलिए नहीं बता रहे होते क्योंकि उनको जो है वो इनसिक्योरिटी का खतरा होता है। वो इनसिक्योर समटाइम हो रहे होते हैं, इसलिए वो कुछ बात जो है वो हमें सही नहीं बताते। और हमारे पास जब एक काउंसली हमारे साथ ईज पे आ जाता है, ठीक है, वो हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाता है। और काउंसलर के साथ कंफर्टेबल होने में कुछ सेशंस लगते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट सेशन में ही वो हमें सब
कुछ डिस्क्लोज कर देंगे या हम सारी हिस्ट्री ले लेंगे, हमारी जो हिस्ट्री का प्रोसेस है वो कुछ सेशन तक जारी रहता है। एक पॉइंट काउंसली हमें बताते हैं तो आगे जाके उसी पॉइंट में एक दो बातें ऐसी होती हैं जो मैन होती हैं, ठीक है, जिससे फिर हमें थोड़ी सी अपनी ट्रीटमेंट की नेचर को चेंज करना पड़ता है। तो एकदम से काउंसली जो है वो ओपन अप नहीं होते, तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम उनको अपने गेस्ट्स के थ्रू अपने जो हमारी एक्सपर्टीज हैं उसके थ्रू जब हम उन्हें ट्रस्ट में लेके आते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, उनके साथ जेन्युइन होते हैं, तो वो हमारे साथ कंफर्टेबल और ईज पे आ जाते हैं। जब वो हमारे पास कंफर्टेबल और ईज पे आ जाते हैं, जब वो कंफर्टेबल लेवल को रीच कर लेते हैं, तो तब हमारे पास वो हमें सही से बातें बताना शुरू हो जाती हैं। जो चीज़ उन्होंने फर्स्ट डे नहीं बताई होती, वो जब कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वो खुद ही रिवील कर देते हैं कि मैंने ये एक बात थी जो मैंने आगे आपसे शेयर नहीं की, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी एक इशू है, इस तरह की थॉट मेरे माइंड में आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस चीज़ में ध्यान रखना होता है कि हम या डिसेप्शन का वर्ड अपने काउंसलिंग के प्रोसेस में या अपने काउंसलिंग के करियर में यूज़ नहीं करते। अब ये तो था कि हमने देखा कि हमने कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट लेना है काउंसलिंग का, और ये एक काउंसलर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात आती है कि किन स्टेप्स के थ्रू हम कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट को गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है जेन्युइननेस, यानी कि बिल्कुल प्योर जेन्युइन होके हम अपने काउंसलर के ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं। जो काउंसलर होता है उसको जेन्युइन होना चाहिए अपने काउंसलिंग के साथ, ठीक है, और उसको ओरिजिनल होना चाहिए अपने काउंसलिंग के साथ। जेन्युइननेस बेसिकली हमारी ओरिजिनलिटी ऑफ पर्सनैलिटी होती है, यानी कि हम जो हैं हम वैसे ही अपने काउंसलिंग के सामने प्रेजेंट हों, हम वैसे ही उसके सामने एक्ट करें, और हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस जो हैं वो मैच करने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो आइडियल और रियल सेल्फ है काउंसलर का, वो कॉन्करेंट होना चाहिए, उसमें कोई डिसकॉन्करेंसी डिसमैच नहीं आना चाहिए, वो मैच्ड होना चाहिए। आइडियल सेल्फ हमारे पास क्या होता है कि जो मैं बनना चाहती हूँ, ठीक है, द पर्सन आई वांट टू बिकम। और रियल सेल्फ क्या होता है, जो मैं एक्चुअली में होती हूँ, जो मेरा एक्चुअल सेल्फ होता है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉन्ग्रेंसी नहीं होनी चाहिए, कॉन्ग्रेंसी होनी चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा रियल सेल्फ ये है कि मैं एक अच्छे से एफर्ट्स कर रही हूँ, मैं एक अच्छी काउंसलर बनना चाहती हूँ, तो मैं जो है वो वैसे ही एक्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी ड्यूटीज़ अपने सेशन टाइम पे ले रही हूँ, मैं थॉरली जो है वो सर्च कर रही हूँ कि मुझे कोई अच्छी टेक्निक्स मिलें, एक अच्छी वे सर्च कर रही हूँ कि कैसे मैं अपने क्लाइंट के ट्रस्ट को गेन कर सकती हूँ, उनसे रैपो बिल्ड कर सकती हूँ। और मेरा आइडियल सेल्फ भी यही है कि मैं एक अच्छी काउंसलर बनना चाहती हूँ। रियल सेल्फ में मैं वो तमाम एफर्ट्स पुट कर रही हूँ अच्छा काउंसलर बनने के लिए। फिर अगर किसी काउंसलर में जेन्युइननेस नहीं होगी, तो जेन्युइननेस जो है वो काउंटर ट्रांसफर की तरफ लीड करेगी। अब काउंटर ट्रांसफर क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को क्लाइंट अपने काउंसली की फीलिंग्स पे या अपनी काउंसली पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे काउंसली ने आके मुझे ये कहा कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है, और उनकी वजह से मैं जो हूँ काफ़ी स्ट्रेस में हूँ, या उनकी वजह से मैं काफ़ी एंजाइटी फील करता हूँ, जैसे वो एक्ट करते हैं या जैसे वो मेरे पेरेंट्स के साथ बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अगर तो मैं जेन्युइन होंगी, तो मेरे अंदर जेन्युइननेस होगी, मेरी पर्सनैलिटी ओरिजिनल होगी, आइडियल और रियल सेल्फ जो है वो मैच्ड होगा, तो मैं अपने काउंसलर से क्या होंगी कि ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर गई हूँ, मैं आप प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, आप मिल के वाकई में आपका ये प्रॉब्लम एक है, आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस लेके आ रहा है, लेकिन अब हम मिल के दोनों काउंसलर और काउंसली हम मिल के आपकी इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे में जेन्युइननेस नहीं होगी, तो मैं अपने काउंसलर के आगे आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही मेरे रिलेटिव्स भी ऐसे थे, उन्होंने भी मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसे किया, तो फिर काउंटर ट्रांसफर्स आ जाती है जब हमारे अंदर जेन्युइननेस नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हमने जेन्युइननेस को प्रैक्टिस करना है और अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी ही मेंटेन रखनी है, शो करनी है, ठीक है।
फिर हमारे पास इसमें पॉइंट आता है जेन्युइननेस में कि काउंसलर का जो माइंड है वो एक ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है, और फ्री ऑफ प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जब आगे जाके हम अपने लेक्चर्स में ये भी बात डिस्कस करेंगे कि काउंसलर जब आप एक बनना चाहते हैं कि आपने सोच लिया है कि आप एज अ काउंसलर अपने करियर को लेके चलेंगे, तो वो करियर स्टार्ट करने से पहले 6 to 7 या 8 मंथ्स एक काउंसलर को, उस इंडिविजुअल को चाहिए जो काउंसलर बनना चाहता है, वो अपनी काउंसलिंग करे, ताकि उनके जो ग्रजेस रह गए हैं, उनके जो अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चली गई हैं, तो वो सारी क्लियर हो जाए और वो जो एक काउंसलर का माइंड है वो ब्लैंक और फ्री ऑफ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, ताकि आगे जा उनके करियर में अगर उनके पास कोई ऐसा काउंसलर आए जिसको उस किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, तो वो फिर काउंसलर के कॉन्शियस माइंड में आके उनके उस थेरेपेटिक रिलेशनशिप को डिस्टर्ब ना करे या उनके करियर को डिस्टर्ब ना करे। तो इसलिए काउंसलर जो होता है वो एक अपनी भी काउंसलिंग करता है अपने करियर को स्टार्ट करने से पहले, ताकि उसका माइंड जो होता है वो एक ब्लैंक की तरह और एक प्रॉब्लम फ्री हो जाए, ठीक है। और हम अपने सेशन में आइडेंटिफिकेशंस को अवॉइड करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशंस कैसे कि हम अपने क्लाइंट की तरह ही एक्ट करना शुरू नहीं कर देते, ठीक है। हम जो है वो एक काउंसलर की तरह ही एक्ट करते हैं। तो ये कुछ ये हमारे पास जेन्युइननेस जो होती है ये हमें हेल्प करती है गेन करने में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट। अब जो सेकंड पॉइंट है जो हमें हेल्प आउट करता है वो है सिंसेरिटी। सिंसेरिटी क्या होती है कि एक काउंसलर को अपने काउंसली के साथ ऑनेस्ट और सिंसियर होना चाहिए, ठीक है। आप ऑनेस्ट एंड सिंसियर किन टर्म्स में होना चाहिए? आपकी एफर्ट्स के टर्म्स में। जो काउंसलर एफर्ट्स पुट कर रहे हैं उन टर्म्स में उनको ऑनेस्ट और सिंसियर होना चाहिए। यहाँ पे हम छोटी सी एग्जांपल लेंगे कि अगर कोई हमारे पास जो है वो काउंसली आता है, तो हमने क्या करना है कि हम उनका पूरा थेरेपेटिक प्लान करते हैं, ठीक है। एक थेरेपेटिक प्रोग्राम बनाते हैं और हम उसको जितना अच्छा बना सकते हैं, जितना कंसाइज बना सकते हैं, उतना बनाने की कोशिश करते हैं और हम बेस्ट से बेस्ट जो थेरेपेटिक प्रोग्राम है, जो हमारी टेक्निक्स हैं, हम वो यूज़ करते हैं ताकि हमारा काउंसलिंग जो है वो हील हो जाए। और इसमें क्या होता है कि हम अपने काउंसलिंग को एक ट्रीटमेंट की क्लियर पिक्चर दे देते हैं, ठीक है, कि आपको ये मसला आ रहा है तो इसके लिए हम ये टेक्निक्स यूज़ करेंगे, तो इन टेक्निक्स के थ्रू आप इंशाल्लाह जो है वो इस मसले से डील कर लेंगे और आपकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और हम जितने सेशंस लेने होते हैं अ, जितने रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, हम उतने ही सेशंस लेते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा सेशंस नहीं लेते, हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते और ना ही हम अपने काउंसलर को अपने ऊपर डिपेंडेंट होने देते हैं, ठीक है। हमको एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाते हैं और जहाँ पे अब हमें लगता है कि हमारे काउंसली जो हैं वो हील करके हैं, उन्हें मज़ीद सेशंस की नहीं ज़रूरत, तो हम वहाँ पे अपने प्रोसेस को टर्मिनेट देते हैं और हम पूरी एक थेरेपी डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये थेरेपी यूज़ करेंगे, इसकी ये टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो सारा कुछ एक शेड्यूल बना के चीज़ें डिसाइड करके हम एक क्लियर पिक्चर जो है वो अपने क्लाइंट को, अपने काउंसली को दे देते हैं, ठीक है। तो ये होता है सिंसेरिटी कि हम जो है वो सिंसेरिटी शो करते हैं, ऑनेस्टी शो करते हैं अपने क्लाइंट के साथ और अपनी बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स जो हम पुट करते हैं। ये जो दो मेन पॉइंट है जेन्युइननेस और सिंसेरिटी, इन्हीं दो पॉइंट्स के थ्रू इन दो पॉइंट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करके हम अपने जो काउंसली हैं उनका ट्रस्ट और उनका कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। अब सेकंड जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है काउंसलर की, वो क्या होती है कि वो अपने काउंसलिंग में हेल्पिंग बिहेवियर को डेवलप करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग बिहेवियर क्या होता है। हेल्पिंग बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो ग्रोथ ऑफ
काउंसली की तरफ लीड करता है। यानी कि हमारे जो काउंसली होते हैं उनमें फिजिकल और मेंटल बिहेवियर जो उनका होता है उसमें ग्रोथ लेके आता है। क्योंकि जब वो मेंटली इम्प्रूव होते हैं तो उनकी कुछ हमारे ऐसी, जब हम स्ट्रेस लेते हैं या एंजाइटी ले रहे होते हैं कुछ चीज़ों की वजह से, तो हमारे फिजिकल सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं। हमें थकन बहुत ज़्यादा महसूस होती है, फ्रस्ट्रेशन सी होती है, फटीग बहुत ज़्यादा होती है, मसल्स एक बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स को हेडेक्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स अपने बॉडी पार्ट में जो है थाइज़ वगैरह, लेग्स वगैरह, इनमें टेंशन और फटीग को जो है वो रिपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो हमारे जो हम काउंसलिंग के प्रोसेस में आते हैं तो उसमें काउंसलर जो होता है वो काउंसलिंग में एक हेल्पिंग बिहेवियर लेके आता है जिसमें से एक उनकी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है? यानी कि उनका जो है वो मेंटल और फिजिकल दोनों बिहेवियर जो है वो ग्रो कर जाते हैं, इम्प्रूव कर जाते हैं और हम उनको इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि हम अपने काउंसलिंग को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। फिर दूसरा होता है, दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास हेल्पिंग बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर होता है जो हमारे काउंसलिंग में मैच्योरिटी लेके आता है। मैच्योरिटी का क्या मतलब होता है कि हम उसको एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं और एक क्विक डिसीजन मेकिंग लेने वाला बनाते हैं, ठीक है? यानी कि हम उसको ऐसा बनाते हैं कि अगर लाइफ में आगे जाके उनको कुछ इस तरह की मज़ीद प्रॉब्लम्स आएँ या इससे रिलेटेड मिलती-जुलती कोई प्रॉब्लम आए, तो हमारे काउंसलिंग जो है वो बजाय फिर दोबारा हमारे पास आने के भी टेक्निक्स को यूज़ करके, जनरलाइज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, ठीक है? और दूसरा, कुछ हमारे पास ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसी एक्सट्रीम इंटेंस सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे हमने डिसीजन करना होता है, ठीक है? एक एक्सट्रीम डिसीजन बनाना होता है, एक क्विक डिसीजन बनाना होता है, लेकिन हमने वाइज़ली डिसीजन बनाना होता है, ठीक है? तो फिर हम अपने काउंसलिंग को जो है वो इतना मैच्योर कर देते हैं, उनको इतना एक्टिव बना देते हैं कि वो अगर किसी तरह की कोई ऐसी इंटेंस एक्सट्रीम सिचुएशन आई जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन बनाना हुआ, तो वो क्विक डिसीजन बनाने की उनमें एबिलिटी भी होगी और अच्छा डिसीजन वो बना सकेंगे। दूसरा हमारे पास होता है, लास्ट में आता है जो हेल्पिंग बिहेवियर होता है, वो ये होता है कि वो हमारे क्लाइंट में कोऑपरेटिंग एटीट्यूड लेके आता है। अब कोऑपरेटिंग एटीट्यूड का क्या मतलब होता है कि म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, ठीक है? समटाइम्स हमने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है और समटाइम्स हमने अपनी अपॉर्चुनिटी को जाने देना है, यानी कि सेल्फिश बिहेवियर को हमने नहीं लेके आना अपने अंदर। यहाँ पे 50-50% चीज़ें होती हैं, ठीक है? कभी हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और कभी हमने वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए नहीं बनी होती, वो किसी और के लिए बनी होती है, तो वो हम दूसरों को लेने देते हैं, हम वो अपॉर्चुनिटी जाने देते हैं, ठीक है? तो इसमें हमारे पास हम जो है वो अपने गेस्चर्स के थ्रू, अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू, अपनी एक्सपर्टीज़ के थ्रू हम अपने क्लाइंट को ये चीज़ शो करते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे जो काउंसली होते हैं वो अपने काउंसलर को इमिटेट कर रहे होते हैं, उनको एक आइडियल मान रहे होते हैं, उनको कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है? तो हम अपने काउंसलर जो होता है वो अपने बिहेवियर्स के थ्रू, अपने एटीट्यूड्स के थ्रू अपने काउंसली को ये चीज़ें जो है वो लर्न करवा रहा होता है। तो उसमें से एक ये भी होता है कि हम अपने गेस्चर्स के थ्रू कोऑपरेटिंग एटीट्यूड अपने काउंसली में लेके आते हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो है वो 50 पर हम अपने काउंसली को ये लर्न करवाते हैं कि 50% हमारे पास गेनिंग है और 50% जो है हमारे पास गिविंग है, ठीक है? कभी हमने 50% देना होता है, कभी हमने 50% गेन करना होता है और हम जो है वो अपने क्लाइंट को जो है वो अपने काउंसली को ये हेल्प करते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिविटी पे फोकस करें, ठीक है? अब हमारे पास जो है वो अ, जो कंप्रोमाइज़ होती है ना टर्म, उसको हमेशा जो है वो नेगेटिव टर्म्स में लिया जाता है, ठीक है? लेकिन कंप्रोमाइज़ जो है ना वो एक पॉजिटिव टर्म है। इसका क्या मतलब होता है कि 50% जो है वो पार्टनर ए दे रहा है और 50% जो है वो पार्टनर बी दे रहा है, ठीक है? इसमें आप एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर एक हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है? वो दोनों जॉब्स करते हैं, ठीक है? और उनका घर है, ठीक है, उनके बच्चे हैं। तो इसमें से अब ये तो नहीं है कि वाइफ़ जो है वो सारा दिन जो है वो जॉब करके आएँ, फिर वो घर के भी काम करें और जो हस्बैंड है वो सिर्फ़
अपने जो है वो जॉब का काम कर रहे हैं। तो इसमें तो मोस्टली जो होती हैं वाइफ्स होती हैं, उनमें स्ट्रेस और एंग्जायटी इस तरह के इवन तो डिप्रेशन के भी सिम्पटम्स आ जाते हैं कि वो दोनों चीज़ों को मैनेज करना, फिर बच्चे भी होते हैं, तो सारी चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हस्बैंड उनको जो है वो नहीं हेल्प कर रहे होते, ठीक है। तो इसमें फिर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आपने कंप्रोमाइज़ करना। कंप्रोमाइज़ जो होता है ये एक हेल्दी टर्म है। 50% आप पुट करें और 50% जो है वो आपके पार्टनर पुट करेंगे, तो इस तरह आप एक हेल्दी वे में अपनी लाइफ को लेके चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वन साइडेड एफर्ट्स या वन साइडेड एटीट्यूड जो होता है वो हमेशा किसी ना किसी साइकोपैथोलॉजी की तरफ लीड करता है, ठीक है। तो अगर हमारे क्लाइंट जो हैं हमारे काउंसलर जो हैं उनमें ये 3 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो देन हम क्या कहेंगे कि हमारे काउंसलर का बिहेवियर जो है वो हेल्पिंग बिहेवियर है, ठीक है। और हम उनमें जो है वो हेल्पिंग बिहेवियर को डेवलप कर रहे हैं, हम अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। फिर लास्ट वाला जो हमारे पास आता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो आता है इम्प्रूव फंक्शनिंग, ठीक है। फंक्शनिंग का क्या मतलब होता है कि जो पर्सन है वो हमारे पास एबल हैं कि वो अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सोसाइटी में इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें हमारे पास जो मेन पर्पस होता है वो काउंसलिंग का क्या होता है कि हम फंक्शनिंग को इम्प्रूव करें, ठीक है। हम उनके प्रॉब्लम को, अपने काउंसलिंग के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करें। हम उनकी हेल्प करें कि वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आएँ। हम उनको डिफरेंट टेक्निक्स लर्न करवाएं जिसके थ्रू वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपनी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकें। और हमारे पास पर्पस भी क्या होता है कि हमने एक डिसफंक्शनल पर्सन को एक फंक्शनल, एक हेल्दी पर्सन बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा आज के लेक्चर का, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। जिसमें से एक था कि उन्होंने गेन करना है कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट को। सेकंड के हेल्पिंग बिहेवियर अपने क्लाइंट में डेवलप करना है। हेल्पिंग बिहेवियर क्या होता है कि हम मैच्योरिटी, ग्रोथ और कोऑपरेटिंग एटीट्यूड लेके रहे हैं अपने काउंसलिंग में। और थर्ड क्या है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं फंक्शनिंग को, ठीक है। यानी कि हम एक डिसफंक्शनल पर्सन को एक फंक्शनल पर्सन बना रहे हैं, ठीक है। अब हम अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, तो वो है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ काउंसलिंग। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये हमारे पास मेन एम्स या कह लें हमारे कुछ गोल्स होते हैं काउंसलिंग के, जहाँ पे पूरे करने होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है टू मेक चॉइस। यहाँ पे जो काउंसलर होते हैं वो अपनी काउंसली को हेल्प करते हैं कि वो चॉइस बना सकें, स्पेशली जब काउंसलिंग पास टू और मोर चॉइसेस हैं, ठीक है। इसमें हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो हमारे काउंसलर होते हैं ना, उनमें उनके पास ना 2 डिज़ायरेबल चॉइसेस होती हैं और दो जो होती हैं वो अनडिज़ायरेबल चॉइसेस होती हैं। तो उनको जो डिज़ायरेबल चॉइसेस हो जाती है ना, उनमें से एक को चूज़ करना होता है, ठीक है। और कभी-कभी उनके लिए ऐसे होता है कि दोनों जो चॉइसेस होती हैं वो अनडिज़ायरेबल आ जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, अपने करियर को आगे लेके चलने के लिए, अपनी सारी लाइफ्स को मेंटेन रखने के लिए उन्हें कभी अनडिज़ायरेबल चॉइस में से भी एक को चूज़ करना पड़ता है। तो जब इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं, जब काउंसलर को नहीं समझ आ रहा होता, तो काउंसलर उनको हेल्प करते हैं कि वो किस तरह से चॉइस बना सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं ना, और दोनों चॉइसेस के जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं वो हम अपने काउंसलर के सामने रखते हैं, ठीक है। काउंसलर होता है वो हेल्प करता है, कुछ काउंसलर खुद बताते हैं कि हाँ जी अगर मैं इस चीज़ को अपनाऊंगा तो मुझे क्या नुकसान होंगे, और नहीं अपनाऊंगा तो मुझे क्या नुकसान होंगे या फ़ायदे क्या होंगे, और फिर अगर उसको छोड़ूंगा तो क्या फ़ायदा होगा। फिर जहाँ पे ज़्यादा वेटेज आती है तो हम उस चीज़ को जो है वो चूज़ कर लेते हैं। इसमें हम जो है वो अपने जो काउंसलर होते हैं ना उनको अलाउ करते हैं, उनकी कि वो अपने
इश्यूज को वेटेज दें। जब वो वेटेज देते हैं तो जिस चीज़ की ज़्यादा वेटेज होती है, जहाँ पे उनको ज़्यादा बेनिफिट्स और नुकसान कम हो रहे होते हैं, बेनिफिट ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो हम फिर जो है वो काउंसलिंग को कहते हैं आप ये वाली चॉइस ले लें। यहाँ पे हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि एक टीचर है, ठीक है। अब वो जो टीचर है वो हाउस वाइफ है, ठीक है, और उन्होंने अपने घर को भी लेके चलना है, और उनको जो है वो बच्चे भी हैं, उन्होंने उन बच्चों को भी जो है वो अपना सारा उनकी भी देखभाल करनी है, उनको स्कूल के लिए रेडी करना है, उनके स्कूल के जो चीज़ें हैं या स्कूल्स की जो डिमांड है उसको भी देखना है। और मीनवाइल जो उनका कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उनका जो कॉलेज का इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है, उनकी प्रिंसिपल जो है वो उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रही हैं, और वो अगर ज़रा सा भी थोड़ा सा लेट हो जाएं तो वो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो इंसल्ट करती हैं। तो यहाँ पे वो फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो एंग्जाइटी स्ट्रेस होता है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगती हैं, तो कहीं न कहीं असर उनकी लाइफ पे इस चीज़ का पड़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो काउंसलर के पास आती हैं, काउंसलर उनकी हेल्प करते हैं कि वो क्या चॉइसेस बनाएँ। तो यहाँ पे उनकी जो है वो कॉलेज बेशक फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, बेशक वो उन उसके रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो जो कॉलेज उनको बेनिफिट्स दे रहा है, जो उनका सैलरी पैकेज है, जो उनके लिए उस कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से लेके चल सकती हैं, उनकी बेहतर से बेहतर एजुकेशन हो सकती है, और वो एक अपने घर में भी एक अच्छी लाइफ गुजार रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उनको जो कॉलेज की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, और उनको जो नुकसान हो रहा होता है ना वो बहुत कम हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि चलिए वो 1-2 मिनट लेट नहीं होने देते, इंसल्ट करते हैं, और जो है वो या उनके रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, छुट्टी नहीं देते, तो इस तरह से उनके वो कम है लेकिन बेनिफिट ज़्यादा है। तो यहाँ पे काउंसलर हेल्प करता है अपने काउंसली को कि आप खुद अपनी चीज़ों को वेटेज दें, ठीक है। तो जब काउंसली खुद वेटेज देता है तो वो खुद चूज़ कर लेता है कि मेरे लिए कौन-सा ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा आता है एक्ट, ठीक है। एक्ट का क्या मतलब होता है कि काउंसलर जो होता है वो अपने काउंसली को कैपेबल बनाता है कि वो अपने बिहेवियर पे एक्ट करे। अब जो हम काउंसलिंग प्रोसेस में थेरेपिटिक रिलेशनशिप के दौरान तो हम अपने काउंसली को चीज़ सिखा रहे हैं, यानी कि जो बिहेवियर उनको लर्न करवा रहे होते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे काउंसलिंग का वो बिहेवियर जो है वो परमानेंट हो और वो उसको जो है वो प्रैक्टिस करें। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम जो होते हैं बीइंग अ काउंसलर अपने काउंसली को होम टास्क देते हैं, कुछ होम असाइनमेंट्स देते हैं जो उन्होंने घर में परफॉर्म करनी होती हैं, ठीक है। और ये हम होम असाइनमेंट्स या होम टास्क क्यों देते हैं, ताकि हम अपने काउंसली के जो बिहेवियर है उसको मॉनिटर कर सकें, ठीक है। हमने बीइंग अ काउंसलर हमारी ड्यूटी ये हमारी होती है कि हमारा एक एम होता है कि हमने जो है वो अपने काउंसली को इस तरह से बनाना है कि वो बिहेवियर को अडेप्ट कर लें, ठीक है, और उस पे ना एक्टिंग स्टार्ट कर दें, उस बिहेवियर को यूज़ करना स्टार्ट कर दें। तो हमने ये हमने बीइंग अ काउंसलर ये भी हमारा एम होता है कि हमने ये मेक श्योर करना होता है कि जो हमारा काउंसली है वो उसी वे में एक्ट करे जिसमें हमने उसको सिखाया है कि आपने इस तरह से बिहेव करना है, या आपका बिहेवियर अच्छा है, आपने चीज़ों को इस तरह से लेके चलना है, या इस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। तो हम क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि हमारे जो काउंसलिंग है उनका बिहेवियर, उनका एक्ट परमानेंट हो जाए। तो यहाँ पे क्लाइंट जो होते हैं ना हमारे साथ, हमारे जो काउंसली होते हैं वो हमारे साथ जो है वो अपनी प्रैक्टिस जो घर में वो टास्क कर रहे होते हैं, कैसे कर रहे होते हैं, वो फिर हमारे साथ शेयर करते हैं। तो फिर जब वो शेयर करते हैं तो हमें जो है वो पता चल जाता है कि कितना इन्होंने इस बिहेवियर को अडैप्ट कर लिया और अभी कितना अडैप्ट करना रहता है। और हम मॉनिटरिंग के लिए ना, हम जो हमारे काउंसलिंग के साथ एक कोई भी अटेंडेंट आते हैं
तो उनको हम जो है वो उनका फ़ोन नंबर अपने पास रखते हैं और हम उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है? उनसे हम अपनी एक अच्छी रैपो बिल्ड कर लेते हैं ताकि हाँ, वो हमें जो काउंसलिंग घर में बिहेव कर रहे हैं, जैसे एक्ट कर रहे हैं, तो वो हमें जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें और साझे भी अपडेट करते रहें कि क्या जो हमने टास्क दिया था वो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है? फिर हमारे पास जो थर्ड आता है कंपोनेंट काउंसलिंग का, वो आता है लिसनिंग, ठीक है? लिसनिंग जो होती है ना, ये एक अफेक्टिव क्वालिटी होती है और लिसनिंग ही हमारे पास की टू सक्सेस होता है, ठीक है? और काउंसलर जो है उनको चाहिए कि वो एक गुड लिसनर बने, ठीक है? अब हमारे पास ना दो तरह की लिसनिंग होती है, एक डिजायरेबल लिसनिंग होती है और एक अनडिजायरेबल लिसनिंग होती है। जो अनडिजायरेबल लिसनिंग होती है वो हमारे पास न्यूट्रल नहीं होती और हमारे पास जो डिज़ायरेबल लिसनिंग होती है, जो एक इफेक्टिव लिसनिंग होती है, वो न्यूट्रल होती है, ठीक है? अब हम क्या, अगर हम जो है विदाउट एनी इमोशन एक बंदे को सुन रहे हैं, ठीक है? और हमारे अंदर कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है? वो कोई हमें ऐसी बात बता रहे हैं जिसमें थोड़ा सा सैडनेस का है, तो हम इस तरह से थोड़ा सा शो करें कि ठीक है, हम काउंसलिंग की उस चीज़ को फील कर रहे हैं, ठीक है? अगर वो कोई अच्छी बात बता रहे हैं तो हमने अपना गेस्चर जो है उस तरह से मेंटेन रखना है कि हमारे गेस्चर से ये शो हो रहा हो और हमारे काउंटी को भी ये शो रहा हो कि ये मेरी बात सुन रहे हैं और ये उसको फील भी कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिर हमारे पास जो हम अपने इस लिसनिंग एक्टिव लिसनिंग के गेस्चर से हम अपने क्लाइंट को शो करवा रहे होते हैं कि आपने भी अपने अंदर इफेक्टिव लिसनिंग, एक एक्टिव लिसनिंग लेके आए हैं, ठीक है? आपने जो है वो जब हम दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं, तो हमने अपनी इनर वॉइस को कंट्रोल करना होता है, ठीक है? हम ये नहीं एकदम से कह देते और ये बंदा ऐसे बोल रहा है, ये तो झूठ हम अपने बीइंग अ काउंसलर अपने काउंसली को एक इफेक्टिव एक एक्टिव लिसनर के तौर पे सुन रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ वो अपने अंदर भी लाने की कोशिश करते हैं और हम इनडायरेक्टली उनको मैसेज दे रहे होते हैं कि जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ वैसे ही आपने बाहर जाके लोगों को, जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तो उनको ऐसे ही सुनना है। अब हमारे पास जो है वो हम दूसरों की कम्युनिकेशन पे फ़ोकस करते हैं, जो वो बात कर रहे होते हैं, हम उस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं और हम जो है वो इमोशंस के साथ जो है वो दूसरों को सुनते हैं, ठीक है? और हम कभी भी सिलेक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करते, यानी कि जो हमारे काम की बात है वो हमने सुन ली और जो अगला दूसरी बात कर रहा है उसको हम सुने ही ना। तो ये फिर एक्टिव लिसनिंग या एक इफेक्टिव लिसनिंग नहीं होती है। इफेक्टिव लिसनिंग जो होती है हमारे पास वो न्यूट्रल होती है, ठीक है? और हमें हमेशा जो है वो एक गुड लिसनर बनना चाहिए और एक न्यूट्रल लिसनर बनना चाहिए, ठीक है? तमाम बातें अगले की पूरी बात सुन के, उनकी तमाम बातें सुन के फिर जो है वो अपनी राय पेश करनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है रिलेशनशिप का, ठीक है? जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो काउंसलर और काउंसलर के दरमियान रिलेशनशिप होना चाहिए वो शैलो रिलेशनशिप होना चाहिए। एक काउंसलर जो होता है वो उसके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर नहीं करता, जहाँ पे हमें जो ज़रूरत की चीज़ होती है, जितनी हमने जितनी हमने इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती हम पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं, तो पोटेंशियली हमारे पास क्या होती है, ये कैपेबिलिटी होती है टास्क को परफॉर्म करने की, ठीक है? हमारे कौन से अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी तरह के टास्क को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि हमारे काउंसलिंग के अंदर जो है वो काफ़ी सारी एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं और काफ़ी इफेक्टिव एबिलिटीज़ होती हैं और उनमें इस तरह की भी एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं, कैपेबिलिटी उनमें होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम
उनको सॉल्व कर सकते हैं और एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक इफेक्टिव वे में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उनको जो है वो पता नहीं होता कि उनके अंदर ये स्ट्रेंथ भी है, ठीक है। तो जो काउंसलर होते हैं ना, वो उनको हेल्प करते हैं कि वो आइडेंटिफाई करें स्ट्रेंथ्स को, ठीक है। तो काउंसलर जो होता है वो काउंसलिंग की स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। हम क्यों बीइंग अ काउंसलर हम अपने काउंसलिंग की स्ट्रेंथ्स को क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि हमारी जो काउंसलिंग है वो उन स्ट्रेंथ्स को यूज़ भी कर सके और हम उनको कैपेबल बनाते हैं कि वो यूटिलाइज करें अपनी उन स्ट्रेंथ्स को इफेक्टिव वे में, ठीक है। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। उनका इतना क्रिएटिव माइंड होता है कि वो हर चीज़ में, प्रेजेंटेशंस में, अपने प्रोजेक्ट्स में एक इनोवेटिव चीज़ लेके आते हैं, उसको एक इनोवेटिव वे में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन उनको नहीं पता होता कि उनके अंदर ये स्ट्रेंथ है, उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है और वो चीज़ों को क्रिएटिव वे में हैंडल करते हैं या क्रिएटिव वे में अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो काउंसलर जो होता है वो उनको हेल्प कर देता है और उनको हेल्प करता है कि हाँ जी, ये आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप वो उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करता है। और फिर जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम इसलिए उनको हेल्प आउट करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि वो उनको यूज़ कर सकें और एक इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकें। फिर हमारे पास सिक्स्थ एंड लास्ट जो कंपोनेंट है काउंसलिंग का, वो है प्रेजेंट ओरिएंटेड। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि प्रेजेंट ओरिएंटेड का क्या मतलब है, कि जो हमारी काउंसलिंग होती है या कौन सा प्रोसेस होता है वो प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है, यानी कि हम हियर एंड नाउ की अप्रोच को यूज़ करते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट पे रहते हैं और प्रेजेंट इशू पे जो वो करंटली हमारे काउंसलिंग फेस कर रहे होते हैं उस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स काउंसलिंग के जिसमें से था कि हमने जो है वो चॉइस बनाने में हेल्प करनी है अपने काउंसलिंग की। फिर हमने उनके बिहेवियर को जो है वो एक्टिंग में लेके आते हैं कि वो अपने बिहेवियर को अडेप्ट करें और उसको परमानेंटली उसी वे में एक्ट करें। फिर हमारे पास होता है कि हम एक्टिव लिसनिंग जो है वो खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अपनी प्रैक्टिस के थ्रू हम अपने काउंसलिंग में ये चीज़ जो है वो डाल रहे होते हैं कि आपने भी उनको शो करवा रहे हैं कि आपने भी एक्टिव लिसनर बनना है। फिर रिलेशनशिप की बात की कि हमारा शैलो रिलेशनशिप होना चाहिए, हमने सिर्फ प्रेजेंट करंट प्रॉब्लम को टारगेट करके उससे डील करना है। फिर पोटेंशियल की हमने बात की कि काउंसलर जो होता है वो काउंसलिंग को हेल्प आउट करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर सके और उनको फिर इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकें। और फिर हमने लास्ट की बात की, लास्ट कंपोनेंट की, कि वो प्रेजेंट ओरिएंटेड होती है, यानी कि हम हियर एंड नाउ की अप्रोच को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कंपोनेंट्स। अब आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है हम उसकी तरफ मूव करते हैं और वो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग, यानी कि क्या खसूसियात होनी चाहिए हमारी काउंसलिंग सेशंस में या हमारे काउंसलिंग के प्रोसेस में, जिनके थ्रू हम अपने काउंसलिंग के प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला जो है वो इफेक्टिव आ जाता है, यानी कि हमारी काउंसलिंग जो होती है वो इफेक्टिव तब होती है जब उसके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व हो, ठीक है। और आप हमने ये तो बात कर ली कि हमारी काउंसलिंग या काउंसलिंग का प्रोसेस तब इफेक्टिव होता है जब उसमें इमोशंस इन्वॉल्व हो। अब हम देखते हैं कि कौन से मेजर इमोशंस होने चाहिए जो अगर काउंसलिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो तब हमारी काउंसलिंग है वो इफेक्टिव काउंसलिंग कहलाएगी। तो सबसे पहला जो है वो है ट्रस्ट वर्थी रिलेशनशिप को डेवलप करना। हमने अपने काउंसलिंग के साथ एक ट्रस्ट वर्थी रिलेशनशिप, एक जेन्युइन रिलेशनशिप डेवलप करना है, ताकि वो हमें जेन्युइन तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को एक ट्रूली उनको जो है वो हमारे आगे रिपोर्ट करें और ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट प्लान जो है वो प्रोवाइड करें, ठीक है। हमने वार्मथ रिलेशनशिप नहीं डेवलप करना, हमने ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप डेवलप करना है। फिर काउंसलर क्या होता है कि काउंसलर को केयरिंग होना चाहिए अपने काउंसलर की तरफ, ठीक है। केयरिंग इन सेंस कि उन्हें एक अच्छा जो है वो अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाहिए, एक अच्छा
डिसीजन मेकर बनाना चाहिए, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए और उनमें ग्रोथ लेके आनी चाहिए, ठीक है। और हमने लविंग नहीं होना, ठीक है। और काउंसलर जो होता है वो कंसर्न और एपैथेटिक इमोशंस होने चाहिए उसके अपने काउंसलर की तरफ। यानी कि जब अगर हम अपने काउंसलर की तरफ कंसर्न शो कर रहे हैं और हम एम्पैथेटिक हैं, एम्पैथी शो कर रहे हैं, हम उनकी फीलिंग्स को ट्रूली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको फीलिंग्स को जो है वो हम फील कर रहे हैं और हम जो है वो उनके शू में अपने आप को पुट करके देख रहे हैं, उनकी जगह पे अपने आप को रख के देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनको गाइड कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी काउंसलिंग जो है वो काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव है, ठीक है। अगर हमारी काउंसलिंग में ये दो इमोशंस होंगे, यानी कि कंसर्न, एम्पैथेटिक, ट्रस्टवर्दी या केयरिंग वाले, तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारा जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो एक इफेक्टिव जा रहा है और हमारी एज अ होल जो है वो इफेक्टिव तरीके से हम अपनी काउंसलिंग को लेके चल रहे हैं। अब सेकंड क्या आता है, इंटेंसिटी। अब जो काउंसलिंग के सेशंस होते हैं वो इंटेंस होने चाहिए, यानी कि हमने हर जो काउंसलर है उसकी बात पूरी मुकम्मल जो है वो सुननी है, जिस तरह से वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं हमने गौर से सुनना है, ठीक है। और काउंसलर जो होता है वो काउंसलर को चाहिए कि वो पेशेंट हो, ठीक है, पेशेंस के साथ जो है वो अपने काउंसलिंग को सुने और इन उस अगर वो कोई इंटेंस इमोशंस या कोई वो मतलब एक्सट्रीमली वो सैड हैं या नाउमीद हो गए हैं या उनको जो है वो कोई बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस वगैरह हो रहा है, तो हम उनको टॉलरेट करें और उनकी बात को मुकम्मल तौर पे सुने, ठीक है। हमने किसी भी पॉइंट पे अपने काउंसलिंग को डिस्करेज नहीं करना, ठीक है। हमने जो है वो उसके इंटेंस इमोशन की तरफ टॉलरेंट होना है, टॉलरेंस शो करनी है और हमने अपने काउंसलिंग को जो है वो इनकरेज करना होता है, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है ग्रोथ। ग्रोथ भी हमारे पास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो करेक्टरिस्टिक है काउंसलिंग प्रोसेस की। अगर ये हमारी ये करेक्टरिस्टिक्स, ये खसूसियात हमारी, ये खसूसियत हमारे काउंसलिंग के प्रोसेस में होगी तो इसका मतलब है कि हमारा काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव है। तो ग्रोथ क्या होती है, तो काउंसलिंग के सेशंस होते हैं ना वो काउंसलर को इंडिपेंडेंट बना देते हैं, ठीक है। इफेक्टिव काउंसलिंग हमेशा अपनी में ग्रोथ लेके आती है, ठीक है। ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि वो जो क्लाइंट के बिहेवियर में चेंजेस लेके आ रही होती है और वो हेल्दी वे में चेंजेस लेके आ रही होती है। वो जो हमारे पास चेंजेस होते हैं वो हेल्दी होते हैं, ठीक है। हेल्दी चेंजेस अपने काउंसलिंग में लेके आ रहे हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि पहले उनके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थे वो पुअर थे, ठीक है। लेकिन हमने काउंसलिंग प्रोसेस में काउंसलिंग के थ्रू, काउंसलिंग सेशंस के थ्रू हमने अपने काउंसलिंग को एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया है कि अब उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो खुद उसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर है प्राइवेसी। प्राइवेसी भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है हमारे काउंसलिंग के प्रोसेस की। इसमें क्या होता है कि काउंसलर ने अपने काउंसलिंग की प्राइवेसी को मेंटेन रखना होता है और वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता अपने काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन को किसी भी थर्ड पार्टी के आगे, ठीक है। और काउंसलर ने जो है वो सिक्रेसी और इंफॉर्मेशन जो काउंसलिंग की होती है उसको मेंटेन रखना होता है, ठीक है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। अब इसमें क्या हम एक छोटी सी एग्जांपल अगर लें तो अगर हमारे वो काउंसलिंग है, उन्होंने कहा है कि मैं कोई जो है वो सिगरेट्स वगैरह पी रहा हूँ, ठीक है, मुझे जो है वो कुछ इश्यूज ऐसे आ गए हैं कि स्ट्रेस में हो जाता हूँ, तो स्ट्रेस को थोड़ा रिलीव करने के लिए मैं जो है वो 1-2 सिगरेट दिन में पी रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये मेरे काउंसलर ने ये बात मेरे साथ शेयर की है तो उन्होंने मेरे ऊपर ये मैसेज दे दी है, ठीक है। तो अब मैं इसको सीक्रेट रखूंगी, ठीक है, जो है वो कॉन्फिडेंशियल की है
उनको जो है वो हेल्प आउट करूँगी कि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, उनको इफ़ेक्टिव टेक्निक्स बताऊँगी और उन टेक्निक्स को जब वो अडैप्ट करेंगे तो उन इंशाल्लाह और फिर जो है वो ये वाली सीक्रेट वाली हैबिट जो वो स्ट्रेस की वजह से ले रहे हैं से निकलने के लिए, तो वो उससे उसको छोड़ देंगे। लेकिन मैं फिर उनके घर वालों के सामने, उन्होंने मुझे ट्रस्ट करके ये चीज़ बताई है, तो मैं उनके घर वालों के सामने जो है इस चीज़ को रिवील नहीं करूँगी। फिर हमारे पास जो 5th आता है, वो आता है सपोर्ट। सपोर्ट जो हमारे पास होती है यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है? यानी कि एक काउंसलर जो होता है वो अपने काउंसली को किसी नीडेड एरिया में हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ काउंसलर ही कर रहा होता है, ठीक है? इस काउंसलर का ये नहीं होता कि मैं अगर आपको ये चीज़ सॉल्व करने में हेल्प करूँ तो आप मेरी ये चीज़ करवा दें, या मेरा थोड़ा थोड़ा ये काम फंसा हुआ है, आप इधर इस कंपनी में काम कर रहे हैं या इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो मेरा ये काम करवा दें, ठीक है? इस तरह की चीज़ नहीं थी। सपोर्ट हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, और सपोर्ट क्या होती है कि हम अपने काउंसली को हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो उसको चाहिए होती है, ठीक है? यहाँ पे कोई भी गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं होता, और हम काउंसली को उसके डिमांडिंग एरिया में जो है वो हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है? हम अगर हमारे काउंसली को मैल एडजस्टमेंट का इशू है, उन्हें सोसाइटी को शिफ्ट किया है, तो उनको बी सोसाइटी में एडजस्ट करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में मसला हो रहा है, तो हम उस एरिया में सिर्फ उनकी हेल्प करेंगे। जब वो उसमें सेटल्ड हो जाएंगे, उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो दैट्स इट, ठीक है? अगर उनको स्ट्रेस टॉलरेंस हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कुछ इश्यूज़ की वजह से स्ट्रेस प्रोन बन के, वरना कोई ज़रा सी छोटी सी चीज़ हो रही होती है तो वो उसका बहुत बड़ा उसको समझ लेते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, वो जो है वो हमेशा असाइनमेंट्स जो है वो टाइम पे दे रहे होते हैं, टेस्ट में अच्छे स्कोर कर रहे होते हैं, लेकिन एक टेस्ट ऐसा आ गया जो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इट्स ओके, ठीक है? हम कोई इतने परफेक्ट और इतने वो आइडियल बंदे तो नहीं है ना कि हम कभी भी लाइफ में फेल नहीं होंगे। एक फेज ऐसा भी आता है जहाँ पे हमारे मार्क्स कम आते हैं, हमें सम टाइम फेल भी होना पड़ता है, ठीक है? तो ये एक नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन अगर वहाँ पे वो इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, वो सिचुएशन को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर रहा है, तो हम उसको सिर्फ उसी चीज़ में हेल्प आउट करेंगे, उसको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प आउट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट को जिस एरिया में हेल्प चाहिए होगी, हमारे काउंसलिंग को हम उसी एरिया में उनको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, और जब वो उस चीज़ में सही हो जाएंगे, उसको मैनेज करना सीख लेंगे, फिर लास्ट जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक आती है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक है, वो है ऑनेस्टी। अब जो ऑनेस्टी है ना, वो बाय डायरेक्शनल है, यानी कि काउंसलर अपने काउंसलर के साथ ऑनेस्ट होंगे, और जो काउंसलिंग है वो अपने काउंसलर के साथ ऑनेस्ट होंगे। काउंसलर जो है वो अपने काउंसलिंग के अच्छे से सेशंस ले होंगे, उनके लिए बेस्ट प्लान लेके आ रहे होंगे, उनको जितने सेशंस चाहिए उतने ही सेशंस ले रहे होंगे, और उनको जो है वो उनकी बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर उन्हें बना रहे होंगे, क्विक डिसीजन मेकर बना रहे होंगे, वाइजली कैसे डिसीजन करना है एक्सट्रीम सिचुएशन में, उसमें हम उनकी ग्रोथ लेके आ रहे होंगे, और इन रिटर्न काउंसलर जो है वो हमारे साथ ऑनेस्ट होंगे, हमें जो है वो सही बातें जो बताएंगे, ठीक है? तो ऑनेस्टी जो होती है वो हमारी बाय डायरेक्शनल होती है। जब हमारा स्टार्ट ऑफ सेशन होता है, तो हम अपने जो काउंसलर होते हैं उनको ये गाइड करते हैं एक इफेक्टिव वे में कि आपने हमसे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है वो आपने क्लियर, जैसा आप फील कर रहे हैं, जैसा आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपने एज इट इज़ हमारे साथ शेयर करनी है, ठीक है? और हम जो होते हैं फिर हम भी जो है वो क्लियर कट एक पिक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं अपने काउंसलिंग को, हम बताते हैं कि इस तरह से हम आपके इस ट्रीटमेंट को लेके चलेंगे, ठीक है? और हम उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी बता के, जैसी आपकी सिचुएशन है हम इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे और इतने परसेंट आप जो है वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, इतने परसेंट आप में ग्रोथ आ जाएगी, ठीक है? कोई
फॉल्स प्रॉमिस नहीं पूरे होते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम ऑनेस्टी को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि मैं तो अपने काउंसलर के साथ ऑनेस्ट हूँ, मैं सारी चीज़ें अच्छे से लेकर जा रही हूँ, मैं क्लियर कट इन्फॉर्मेशन, क्लियर कट पिक्चर दे रही हूँ, लेकिन इन रिटर्न काउंसलर जो है वो मेरे साथ सिंसियर ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम अपनी हम जो ऑनेस्टी है ना उसको फोर्स नहीं कर सकते। जो हमारी एक्सपर्टीज होती है, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है और जो हमारे परसुएशन कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जब हमारे अंदर हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आइडियल होगी, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगी, तो हमारे एक्सपर्टीज होंगे अपनी फील्ड में, अपने एरिया में, तो ये तमाम चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और इन तमाम चीज़ों को देख के हमारे काउंसलर भी फिर हमारे साथ जो है वो सिंसियर ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो ऑनेस्टी होती है ना, ये हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स देती है, ठीक है। ऑनेस्टी होती है वो फ्रूटफुल सेशंस की तरफ लीड करती है और फिर एट द एंड हमें एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स देती है, ठीक है। तो अगर ये 6 के 6 तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिव, प्राइवेसी, सपोर्ट, ऑनेस्टी, इंटेंसिटी, ग्रोथ अगर हमारे काउंसलिंग के प्रोसेस में होंगी, तो फिर हमारा काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो एक इफेक्टिव प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप माइक ओपन करके या चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए इफ़ेक्टिव रही होगी और आपने काफ़ी सारी चीज़ों को लर्न किया होगा।